हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है यूपीएससी गुरु में। आज हम करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में जो है कि प्रश्न आते हैं। आज हम करेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, लॉर्ड वेलेजली और उसके मुख्य कार्य। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप लोगों को अक्सर प्री में, मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लियर इसको समझाया गया है। तो आप लोग इसको पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट है इसमें। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे और शेयर नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को अच्छे से इस चीज़ की बारे में नहीं पता चलेगा। और साथ में शेयर करोगे तो ये दूसरे बच्चों तक पहुंच पाएगा, उनको लाभ हो पाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर नोट करिएगा। और मैंने और भी क्लासेस बनाई हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, तो आप लोग प्लीज़ उनको भी देखिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था एक भूमि राजस्व प्रणाली थी जिसे ब्रिटिश भारत में 19वीं शताब्दी में लागू किया गया था। इस व्यवस्था में किसानों यानी कि रैयतों और ब्रिटिश सरकार के बीच सीधा संबंध स्थापित किया गया, जिससे बिचौलियों यानी कि जमींदारों की भूमिका समाप्त हो गई। सेकंड पॉइंट है नाम की उत्पत्ति। रैयतवाड़ी शब्द रैयत से आया है, जिसका अर्थ है किसान या कृषक। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक उसको जानते हैं। थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल क्षेत्र में इस प्रणाली का प्रारंभिक रूप विकसित किया। नोट करेंगे यहाँ पर इसको। मुनरो ने 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर बनने के बाद इसे औपचारिक रूप से लागू किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था का उद्देश्य। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य जमींदारों के बिना सीधे किसानों से कर संग्रह करना था, जिससे राजस्व संग्रह में अधिक वृद्धि हो सके। यह प्रणाली कंपनी के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध हुई, क्योंकि इसके तहत अधिकतम राजस्व सीधे सरकार को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषताएं। पॉइंट टू पॉइंट वाइज देखिएगा इसको। पहला है सरकार एवं किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। सेकंड है भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। थर्ड है लगान की अदायगी ना होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। फोर्थ है लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा की जाएगी। और फिफ्थ है यहाँ पर इस व्यवस्था में किसानों को उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में देना था। नेक्स्ट है प्रभाव और क्षेत्र, मतलब इसके प्रभावी क्षेत्र को जानते हैं। यह प्रणाली मद्रास प्रेसिडेंसी के अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी कि 1818, बेरार, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में भी लागू की गई। ये मैप है, यहाँ पर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1836 में विंगेट और गोल्ड स्मिथ ने इस व्यवस्था में सुधार किया और 1865 तक यह दक्कन के अधिकांश हिस्सों में फैल गई। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था की कमियां। किसानों को उनकी उपज का 50 तक कर के रूप में देना पड़ता था, जिससे उन पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा। कर भुगतान के लिए कई किसान साहूकारों से ऋण लेने पर मजबूर हुए, जिससे वे कर्ज और शोषण के चक्र में फंस गए। राजस्व संग्रह प्रक्रिया सख्त थी और अक्सर इसमें रिश्वतखोरी और शारीरिक शोषण शामिल होते थे। जो किसान कर नहीं चुका पाते थे वे अपनी जमीन से बेदखल हो जाते थे और उन्हें बंधुआ मजदूर या नौकर बनकर रहना पड़ता था।
उच्च कर और कठोर संग्रह नीति ने भूमि खरीदने के प्रति लोगों को हतोत्साहित किया, जिससे भूमि का मूल्य जो है वो गिर गया। अब देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रभाव। इस प्रणाली ने किसानों को नकदी फसलों यानी कि कैश क्रॉप्स की ओर प्रेरित किया, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई। किसानों को भूमि का स्वामित्व देकर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन उच्च कर दरों और साहूकारों पर निर्भरता ने इस लाभ को समाप्त कर दिया। सरकार और किसानों के बीच सीधे संबंध से कंपनी का राजस्व बढ़ा, लेकिन किसानों में गरीबी और ऋण ग्रस्तता का प्रसार हुआ। मध्यस्थों के अभाव में राज्य का राजस्व संग्रह बढ़ा, लेकिन किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। अब आते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। उम्मीद है कि आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में अच्छी लगी होगी ये जानकारी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब सेकंड देखते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महालवाड़ी व्यवस्था क्या है उसको जानते हैं। इस प्रणाली ने जमींदारी और रैयतवाड़ी व्यवस्थाओं की कमियों को दूर करने के लिए इन दोनों के तत्वों का संयोजन किया। इसका उद्देश्य भूमि राजस्व संग्रहण को अधिक समान और प्रभावी बनाना था, जिसमें गांव समुदायों की सामूहिक जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। शुरुआत और उद्देश्य उसको जानते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था 1819 के आसपास हॉल्ट मैकेंजी की सिफारिश पर उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में लागू की गई। ठीक है, इसका औपचारिक रूप 1822 के रेगुलेशन 7 के तहत लागू हुआ। उद्देश्य है इसका गांव संरचना का उपयोग कर राजस्व संग्रह को बढ़ाना, जहां गांव के मुखिया सामुदायिक राजस्व संग्रह के लिए जिम्मेदार थे। अब देखते हैं पुनरीक्षण और सुधार। 1833 के रेगुलेशन के तहत उत्पादन का आकलन सरल किया गया। मार्टिन्स बर्ड, जिन्हें उत्तरी भारत में भूमि सुधार का जनक कहा जाता है, उनको आप यहाँ पे आप नोट करेंगे। उन्होंने इस योजना का निरीक्षण किया। प्रारंभ में राज्य का हिस्सा भूमि किराए के 66% यानी कि 2/3, ठीक है, 66% और 2/3 पर निर्धारित किया गया था, जिसे बाद में 1955 में लॉर्ड डलहौजी ने घटाकर 50% 1/2 कर दिया। ठीक है, देखेंगे आप यहाँ पर, यानी कि हाफ, यहाँ पे तिहाई हिस्सा था, यहाँ पे हाफ। अब देखते हैं महालवाड़ी व्यवस्था का प्रसार। महालवाड़ी व्यवस्था को उत्तर पश्चिमी भारत, संयुक्त प्रांत, केंद्रीय प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्सों में लागू किया गया। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर लागू किया गया। इसके तहत कुल 30% भूमि आई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। यह भूमि योजना मार्टिन बर्ड के निर्देशन में तैयार की गई थी। याद रखेंगे, मार्टिन बर्ड। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था की जो जितनी भी ये योजना थी, भूमि की योजना, ये मार्टिन बर्ड के निर्देशों के यही जो है उनके निर्देशों के आधार पर ही तैयार की गई थी। इन्हें उत्तर भारत की भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। अब देखते हैं महालवाड़ी व्यवस्था की कमियां। किसानों, जमींदारों और अन्य के अधिकारों को दस्तावेजबद्ध करना और प्रत्येक भूमि पर कर निर्धारण करना बेहद जटिल और अव्यावहारिक था। राजस्व आकलन अक्सर अनुमानों पर आधारित होते थे और सरकारी अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार का शिकार बनते थे। यह प्रणाली गांवों के लिए लाभकारी नहीं रही। करों की अधिकता के कारण स्थानीय समुदायों को भारी वित्तीय बोझ उठाना पड़ा। कर भुगतान में असमर्थता के कारण किसानों और जमींदारों की भूमि
साहूकारों और व्यापारियों के हाथों चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इस प्रणाली का प्रशासनिक खर्च अक्सर राजस्व संग्रह से अधिक हो जाता था। यहाँ पे आप जितने भी पॉइंट हैं इनको नोट करिएगा, चाहे तो आप इनको डाउनलोड करिए, कुछ भी करिए, लेकिन इसको अच्छे से नोट करिए, पढ़िए इसको, क्योंकि ये मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट टू पॉइंट आप जो है मेंस में लिख सकते हो, इससे बहुत अच्छा आपका आंसर रेडी हो सकता है। अब आते हैं सर जॉन शोर, 1793 से 1798। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के इंग्लैंड जाने के पश्चात जॉन शोर भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। जॉन शोर ने भारत में अहस्तक्षेप नीति को अपनाया। जॉन शोर ने केवल अवध के उत्तर अधिकार के मामले में हस्तक्षेप किया। आसफुद्दौला की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों वजीर अली और भाई सादत अली के बीच नवाब बनने को लेकर जो है संघर्ष चलता रहा। शोर ने यानी कि जॉन शोर ने हस्तक्षेप कर वजीर अली को जो है नवाब बनाया, परंतु जब उसे यह पता चला कि वजीर अली एक दासी का पुत्र है, तब उसने सादत अली को जो है नवाब घोषित किया। उसने एक संधि की जिसमें उसने नवाब से इलाहाबाद का किला प्राप्त किया तथा साथ ही वार्षिक कर 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 76 लाख रुपए कर दिया। जॉन शोर के शासनकाल में मराठों ने 1795 ईस्वी में निजाम के राज्य पर आक्रमण कर दिया। तब शोर ने निजाम की कोई सहायता नहीं की। निजाम को अपने राज्य का कुछ हिस्सा मराठों को देना पड़ा। ब्रिटिश संसद ने जॉन शोर के समय 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित किया। याद रखेंगे आप, ये किसके समय हुआ था? 1993 का चार्टर एक्ट जॉन शोर के समय। इसमें मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया तथा जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना। अब देखते हैं लॉर्ड वेलेजरी, 1798 से 1805। लॉर्ड रिचर्ड कोली वेलेजली, जिन्हें लॉर्ड वेलेजली के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे इनका ही पूरा नाम है, इसको आप अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया इन्होंने, कार्यरत थे ये। जन्म 20 जून 1760 डबलिन, आयरलैंड। शिक्षा ईस्टर्न कॉलेज और क्राइस्ट चर्च, ऑक्सफोर्ड। राजनीति और शासन में गहरी रुचि के साथ उन्होंने संसद सदस्य और विभिन्न राजनयिक भूमिकाओं के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त होने पर उनका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश प्रभाव को बढ़ाना था। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली के प्रमुख घटनाक्रम, उसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सहायक संधि क्या है, ये हमने कई बार पढ़ा है और ये बार बार रिपीट होता है, हर किसी से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा अच्छे से। यह नीति भारतीय राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बनाई गई थी। भारतीय शासकों को ब्रिटिश सैनिकों को आश्रय देना होता था और किसी भी विदेशी संधि के लिए ब्रिटिश अनुमति लेनी होती थी। बदले में ब्रिटिश उनके राज्य की सुरक्षा का वादा करते थे। इस प्रणाली का उद्देश्य फ्रांसीसी प्रभाव को भारत में पुनर्जीवित होने से रोकना और ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति को मजबूत करना था, ठीक है। प्रथम सहायक संधि जो है 1765 में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। इसके अतिरिक्त अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। अतएव कंपनी ने इन सेनाओं के भरण पोषण के लिए पूर्णतः प्रभुसत्ता युक्त प्रदेश देने की मांग की। नेक्स्ट है सहायक संधि की शर्तें, उसको जानते हैं। पहला है भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे, वे कोई युद्ध नहीं करेंगे तथा अन्य राज्यों से बातचीत
कंपनी द्वारा ही होगी। बड़े राज्यों को अपने यहाँ एक ऐसी सेना रखनी होती थी जिसकी कमान अंग्रेजी अधिकारियों के हाथ में होगी और जिसका सार्वजनिक शांति बनाए रखना था। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक शांति बनाए रखना। इसके लिए उन्हें पूर्ण प्रभुसत्ता युक्त प्रदेश कंपनी को देना होगा। छोटे राज्यों को कंपनी को नगद धन देना होगा। नेक्स्ट है सहायक संधि की शर्तें। हमने ये सेकंड पॉइंट पढ़ा है यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पर। राज्यों को अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होता था। फोर्थ, राज्यों को कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय व्यक्ति को सेवा में नहीं रखना होता था। फिफ्थ है, कंपनी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। कंपनी राज्यों की प्रत्येक प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करेगी। अब देखते हैं कंपनी को क्या लाभ था, उसके बारे में जानते हैं। पहला है सहायक संधि प्रणाली साम्राज्य निर्माण के कार्य में शत्रु की भूमिका निभाने लगी। भारतीय राज्य निरस्त्र हो गए क्योंकि अब उन्हें कंपनी का संरक्षण प्राप्त था। अब वे आपस में कोई संघ नहीं बना सकते थे, विशेषकर अंग्रेजों के विरुद्ध। सेकंड है इससे कंपनी को भारतीय राज्यों के व्यय पर एक महान सेना मिल गई। जैसा वेलेजली ने स्वयं लिखा था, अपनी सहायक सेनाएं हैदराबाद, पूना, गायकवाड़, दौलतराव सिंधिया तथा गौहद के राणा के यहाँ रखने से हम 22,000 व्यक्तियों की एक दक्ष सेना, जिसका व्यय विदेशी राज्य दे रहे हैं, विदेशी राज्यों के भीतर अथवा उनकी सीमाओं पर रखने में समर्थ हो गए हैं। ठीक है, ये किसके शब्द थे? ये वेलेजली के थे। थर्ड पॉइंट है भारतीय राजाओं की राजधानियों में कंपनी की सेना रखने से कंपनी का बहुत से सामरिक महत्व के स्थानों पर नियंत्रण हो गया तथा इससे शेष यूरोपीय शक्तियों को ईर्ष्या करने का अवसर नहीं मिला। फोर्थ पॉइंट है इस सहायक संधि से कंपनी की सेना उसकी राजनीतिक सीमाओं से बहुत आगे चले जाने में सफल हो गई। इस प्रकार युद्ध का भार कंपनी के वित्तीय साधनों पर नहीं पड़ता था तथा युद्ध क्षेत्र भी प्राय कंपनी के प्रदेशों से दूर ही रहता था। ठीक है, फिफ्थ है इस प्रणाली से कंपनी भारत में फ्रांसीसी चालों को, जिनका उस समय बहुत भय था, विफल करने में 18 पूर्णतया समर्थ हो गई, क्योंकि इस संधि के अनुसार कोई भी यूरोपीय नागरिक कंपनी की अनुमति के बिना किसी संबंधित राज्य में सेवा नहीं कर सकता था। नंबर 6 है यहाँ पर कंपनी भारतीय अधिराजाओं के आपसी विवादों में मध्यस्थ बन गई क्योंकि विदेशी संबंध कंपनी के अधीन हो गए थे। नंबर 7 है इन राज्यों में स्थित अंग्रेज रेजिडेंट अत्यंत प्रभावशाली हो गए तथा कालांतर में ये इन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। पॉइंट 8 है यहाँ पर कंपनी को बहुत सा पूर्ण प्रभुसत्ता पूर्ण प्रदेश मिल गया और इसका साम्राज्य फैल गया। ठीक है, निज़ाम ने 1792 तथा 1799 में जो प्रदेश मैसूर से प्राप्त किए थे वे सभी कंपनी को 1800 में दे दिए गए। इसी प्रकार अवध को 1801 में रुहेलखंड तथा दोआब के दक्षिणी भाग जो उसके आधे राज्य के बराबर थे कंपनी को देने पड़े। अब देखते हैं देशी राज्यों को हानियां कितनी हुई। जिस तरह से कंपनी को यहाँ पे लाभ दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि देशी राज्यों को भी हानियां बहुत हुई। इस संधि से भारतीय राजाओं का मानसिक बल कम हो गया जो अंततोगत्वा उनके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ। पहला पॉइंट है भारतीय राज्य निरस्त्रीकरण से तथा विदेशी संबंधों को कंपनी के अधीन स्वीकार करने से अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। सर टॉमस मनरो के शब्दों में राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो किसी देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। सेकंड पॉइंट है अंग्रेज
रेजिडेंटों ने राज्यों के प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। सायक संधि ने प्रत्येक निर्बल तथा उत्पीड़क राजा की रक्षा की और इस प्रकार वहाँ की जनता को अपनी अवस्था सुधारने के अवसर से वंचित रखा। फोर्थ पॉइंट है, सायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य शीघ्र ही दिवालिया हो गए। कंपनी ने प्राय राज्य की आय का 1/3 भाग आर्थिक सहायता के रूप में राज्यों से लिया। स्थानीय राजा, उनका अस्तित्व तो वास्तव में उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने अथवा कंपनी उनकी सहायक बनी। ठीक है, यदि आप किसी भी राज्य की आय को 2 सरकारों के बीच बांट दें तो आप निश्चित ही एक के साधनों को तथा दोनों के प्रशासनों को पंगु बना देंगे तथा जिन परिस्थितियों में आप उनको बाह्य रूप से स्वतंत्र होने देंगे वह केवल स्थायी क्षय की होगी तथा उनमें कभी भी सुधार नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है, सायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन से थे उसको जानते हैं। यहाँ पे मैप है, आप देख सकते हैं। हैदराबाद सितंबर 1798 तथा 1800, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1801, बराड़ की भैंसले दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। अब आते हैं लॉर्ड वेलेजली के प्रमुख घटनाक्रम। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। इस युद्ध में लॉर्ड वेलेजली ने टीपू सुल्तान को हराया। श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस विजय ने मैसूर में फ्रांसीसी प्रभाव समाप्त किया और हिंदू वोडेयार वंश को पुनः स्थापित किया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। मराठा संघ में आंतरिक विवादों का लाभ उठाते हुए ब्रिटिशों ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जीत हासिल की। अस्साई की लड़ाई जैसे महत्वपूर्ण जीत ने मराठों को बेसिन की संधि स्वीकार करने पर मजबूर किया जिससे ब्रिटिश प्रभुत्व और सुदृढ़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेस अधिनियम 1799। सार्वजनिक भावना को नियंत्रित करने के लिए लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में प्रेस पर सेंसरशिप लागू की। किसी भी प्रकाशन से पहले सरकारी अनुमति अनिवार्य कर दी गई। बाद में यह नियम अन्य माध्यमों पर भी लागू किया गया। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज 1800। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं और संस्कृति का प्रशिक्षण देने के लिए की गई। यहाँ पे इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करेंगे, इम्पॉर्टेंट है। 1806 में प्रशिक्षण को इंग्लैंड के हैलेबरी स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के ये नोट जो थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, लॉर्ड वेलेजली और उनके जो मुख्य कार्य थे उनको हमने अच्छे से पढ़ा यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जाने से पहले प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको नोट्स कैसे लगे। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इतनी मेहनत लगती है इन नोट्स को बनाने में, रेडी करने में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के लिए कलेक्ट कर रही हूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नए टॉपिक के संग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं।